स्वागत है। आज हमारे पास जो जानकारी है वो उन सभी के लिए है जो स्टॉक मार्केट की दुनिया में अपना पहला कदम रखना चाहते हैं, लेकिन मतलब ये सोच के रुक जाते हैं कि ये प्रक्रिया बहुत मुश्किल होगी या महंगी होगी। यह सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए ही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और ये धारणा मतलब काफी हद तक सही भी थी कुछ साल पहले तक। सही बात है। दफ्तरों के चक्कर, मोटी मोटी फीस और वो एक एहसास कि आप किसी खास क्लब का हिस्सा नहीं है। लेकिन हमारे हाथ जो सोर्सेज लगे हैं वो बताते हैं कि वो दुनिया अब पूरी तरह बदल चुकी है। हाँ, और इन नोट्स में सबसे पहली और मतलब चौंकाने वाली बात यही लिखी है कि अब आप ये सब ₹0 में कर सकते हैं। जीरो फीस। जीरो फीस, घर बैठे। ये सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। तो चलिए इसी दावे की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये सच में कितना आसान है और इसकी हकीकत क्या है। और यहीं पर एक दिलचस्प बात है, इन सोर्सेस का जो मुख्य बिंदु है वो सिर्फ मुफ्त या आसान होना नहीं है। असल में ये आसानी एक दो-धारी तलवार है। जब कोई दरवाजा इतनी आसानी से खुल जाता है तो लोग अक्सर ये सोचे बिना अंदर भागते हैं कि अंदर है क्या। तो आज हम सिर्फ दरवाजा खोलने की बात नहीं करेंगे, बल्कि ये भी समझेंगे कि अंदर कदम रखने से पहले क्या जानना जरूरी है। ठीक है, तो इसे खोलकर देखते हैं। सोर्स के मुताबिक पहला सवाल है, फ्री डीमैट अकाउंट कैसे खोलें? और जवाब बहुत सीधा है, मोबाइल से। बस मोबाइल से। इसमें कुछ पॉपुलर ऐप्स के नाम भी दिए गए हैं, जैसे कि ज़रोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स। ये नाम तो आजकल हर जगह सुनाई देते हैं, टीवी पर, यूट्यूब पर, दोस्तों की बातों में। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये ऐप्स हैं क्या। इन्हें तकनीकी भाषा में डिस्काउंट ब्रोकर कहा जाता है। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये पारंपरिक फुल सर्विस ब्रोकर्स के मुकाबले बहुत ही कम फीस या ब्रोकरेज लेते हैं। फुल सर्विस ब्रोकर, अच्छा, उनमें और इनमें क्या फर्क है? सोचिए, पहले के जमाने में एक ब्रोकर होता था जिसका ऑफिस होता था। वो आपको फोन पर सलाह देता था, रिसर्च रिपोर्ट भेजता था, आपके लिए सौदे करता था। हाँ। इन सब सेवाओं के बदले वो एक मोटी फीस लेता था। डिस्काउंट ब्रोकर्स ने उस सबको हटा दिया। उन्होंने सिर्फ टेक्नोलॉजी का एक प्लेटफॉर्म दिया, एक ऐप जिससे आप खुद ही सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा। कोई सलाह नहीं, कोई मैनेजर नहीं, सिर्फ एक टूल। इससे उनकी लागत बहुत कम हो गई और उन्होंने वो फायदा ग्राहकों को दे दिया। अच्छा, तो ये एक तरह से बिचौलिए हैं जो हमें सीधे बाजार से जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है जो शायद कई लोगों के मन में होगा। पूछिए। क्या इन बिचौलियों पर भरोसा किया जा सकता है? मतलब हमारा पैसा तो इनके ऐप के जरिए जा रहा है ना। अगर कल को इनमें से कोई ऐप बंद हो गया तो मेरे खरीदे हुए शेयरों का क्या होगा? जब हम अकाउंट खोलने की बात करते हैं तो असल में 2 अकाउंट एक साथ खुलते हैं। 2 अकाउंट? हाँ, डीमैट और ट्रेडिंग। डीमैट और ट्रेडिंग, ये दोनों अलग अलग हैं? हाँ, इसे ऐसे समझिए, आपका डीमैट अकाउंट एक डिजिटल तिजोरी है जो सरकार द्वारा अधिकृत डिपॉजिटरी जैसे CDSL या NSDL उनके पास होती है। अच्छा। आपके खरीदे हुए शेयर इस तिजोरी में सुरक्षित रखे जाते हैं, ऐप के पास नहीं। और आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है जो ब्रोकर देता है, जैसे ज़ीरोधा या ग्रो, वो उस तिजोरी का बस एक रिमोट कंट्रोल है जिससे आप बाजार में खरीद बिक्री के ऑर्डर देते हैं। ओहो। तो अगर कल को कोई ब्रोकर बंद भी हो जाए, आपके शेयर आपकी डिजिटल तिजोरी में पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। वाह। आप बस किसी दूसरे ब्रोकर के साथ एक नया ट्रेडिंग अकाउंट खोलकर उस तिजोरी को फिर से एक्सेस कर सकते हैं। वाह, ये जानकारी तो मतलब बहुत ही राहत देने वाली है। मतलब मेरे शेयर ऐप में नहीं बल्कि एक सरकारी तिजोरी में है। अब समझ आया कि सोर्स में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का जिक्र क्यों है। ये ऐप्स हमें सीधे इन्हीं बड़े एक्सचेंजों से जोड़ते हैं। बिल्कुल, और यहीं पर वो लोकतांत्रिक होने वाली बात सामने आती है। सोचिए, 15 साल पहले अगर किसी छोटे शहर के निवेशक को टाटा मोटर्स का शेयर खरीदना होता तो उसे एक बड़े शहर के ब्रोकर पर निर्भर रहना पड़ता था जो शायद उसे उतनी तवज्जो भी न दे। सही बात है। आज वही निवेशक अपने फोन पर उसी सेकंड में उसी कीमत पर शेयर खरीद सकता है जिस पर मुंबई का कोई बड़ा फंड मैनेजर खरीद रहा है। ये सिर्फ सुविधा नहीं, ये वित्तीय शक्ति का विकेंद्रीकरण है। 1 मिनट, इसका मतलब क्या ये है कि मैं अपने 500 रुपए से उसी बाजार में ट्रेड कर रही हूँ जहां कोई बड़ा म्यूचुअल फंड 500 करोड़ रुपए लगा रहा है? ये सुनने में तो सच में अविश्वसनीय लगता है। यही तो तकनीक की खूबसूरती है। ये एक समान अवसर का मैदान तैयार करता है। आपके पास चाहे 500 रुपए हों या 5 करोड़, आप उसी एक्सचेंज पर उन्हीं नियमों के तहत ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। कमाल है। ठीक है, तो इस डिजिटल दरवाजे को खोलने के लिए चाबियां कौन-कौन सी चाहिए?
मुझे लग रहा है कि अब यहाँ जरूर कोई मुश्किल काम होगा, जैसे बहुत सारे दस्तावेजों की जरूरत। नहीं, यहाँ भी प्रक्रिया को बहुत सरल बना दिया गया है। सच में? सोर्स में सिर्फ 4 चीजों की लिस्ट है। सिर्फ 4? बताइए। पहली चीज पैन कार्ड। ठीक है। दूसरी आधार कार्ड। ओके। तीसरी, और ये बहुत जरूरी है, आधार से लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर। और चौथी, किसी भी बैंक में आपका एक अकाउंट। बस। आधार से लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर, ये तो आजकल हर जगह की जरूरत बन गया है। कभी कभी तो लगता है कि ओटीपी ही हमारी डिजिटल चाबी है। बिल्कुल। और यहाँ ये चाबी आपकी वित्तीय तिजोरी को सुरक्षित रखने के काम आती है। अगर हम इन चारों दस्तावेजों के मकसद को समझें तो पूरी प्रक्रिया और भी साफ हो जाती है। पैन कार्ड आपकी वित्तीय पहचान है। सरकार आपके सभी लेन देन इसी से ट्रैक करती है, और ये टैक्स के लिए भी जरूरी है। और आधार और ओटीपी? ये आपके पहचान की डिजिटल पुष्टि के लिए है। इस प्रक्रिया को EKYC यानी नो योर कस्टमर कहते हैं। अच्छा, EKYC? जब आप आधार नंबर डालते हैं और आपके फोन पर OTP आता है, तो ये सिस्टम सेकंडों में ये पक्का कर लेता है कि अकाउंट खोलने वाले आप ही हैं। इससे धोखाधड़ी की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। सही है। पहले KYC के लिए दफ्तर जाकर फाइलों में दबे दस्तावेजों की वो फोटोकॉपी देनी पड़ती थी। अब ये कुछ ही सेकंड में हो जाता है। और बैंक अकाउंट जाहिर है पैसों के लेन देन के लिए। हाँ, ये आपके डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के लिए एक लंगर की तरह काम करता है। शेयर खरीदने के लिए पैसे इसी बैंक अकाउंट से आते हैं, और शेयर बेचने पर मुनाफा भी सुरक्षित रूप से इसी बैंक अकाउंट में वापस जाता है। तो ये चारों दस्तावेज मिलकर एक सुरक्षित, पारदर्शी और तेज सिस्टम बनाते हैं। ईमानदारी से कहूं तो ये सब सुनने में इतना आसान लग रहा है कि थोड़ा डरावना भी है, कि कोई भी इतनी आसानी से एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो सकता है जहां जोखिम बहुत ज्यादा है। क्या इन नोट्स में इस आसानी से जुड़े किसी पहलू के बारे में भी बात की गई है? हाँ, और आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। सोर्स का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अब आता है। ये एक चेतावनी भी है और एक सलाह भी। इसमें साफ साफ एक लाइन में लिखा है, डीमैट अकाउंट खोलना आसान है, लेकिन ट्रेडिंग शुरू करने से पहले सीखना बहुत जरूरी है। पहले सीखें, फिर निवेश करें। ये सलाह मुझे तो प्रक्रिया बताने से भी ज्यादा जरूरी लग रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई आपको एक स्पोर्ट्स कार की चाबी देकर कह रहा है कि इसे चलाना आसान है, लेकिन हाईवे पर जाने से पहले ड्राइविंग स्कूल जरूर चले जाना। बिल्कुल सही उपमा है। जब किसी चीज तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है, तो लोग अक्सर उसके साथ जुड़े जोखिम को नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर अकाउंट 10 मिनट में खुल सकता है तो शायद पैसा भी 10 मिनट में बन जाएगा। हाँ, जो कि सबसे बड़ा भ्रम है। सही बात है, क्योंकि ऐप का जो इंटरफेस होता है वो भी अक्सर एक गेम की तरह लगता है ना। हाँ। हरे रंग के ऊपर जाते हुए तीर, लाल रंग की नीचे आते हुए तीर। ये भूलना बहुत आसान है कि इसके पीछे आपकी मेहनत की कमाई लगी हुई है। एकदम। सोर्स इसी फर्क पर जोर देता है। अकाउंट खोलना एक तकनीकी प्रक्रिया है, ये एक फॉर्म भरने जैसा है। लेकिन निवेश करना या ट्रेडिंग करना एक कौशल है, एक कला है, जिसे धैर्य और मेहनत से सीखने की जरूरत है। आपको कंपनियों के बारे में, उनके बिजनेस मॉडल, अर्थव्यवस्था की समझ और सबसे जरूरी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखना होता है। तो आसानी से अकाउंट खुलने का मतलब ये नहीं है कि आसानी से पैसा भी बन जाएगा। ये फर्क समझना नए निवेशकों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। डीमैट अकाउंट सिर्फ एक टूल है, एक हथियार है। लेकिन अगर हथियार चलाना नहीं आता तो वो फायदे की जगह नुकसान भी कर सकता है। बिल्कुल। बाजार में बिना जानकारी के पैसा लगाना वो जुआ खेलने जैसा है, जहां आप किस्मत के भरोसे बैठे हैं। जबकि सफल निवेश वो सीखने, विश्लेषण करने और एक रणनीति बनाने पर आधारित होता है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? हमने जो भी जानकारी देखी उसका सार क्या है? मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट में एंट्री का दरवाजा जो पहले कुछ लोगों के लिए ही खुला था, अब सबके लिए खुला है। सबके लिए। ये मुफ्त है, तेज है और पूरी तरह से डिजिटल है। हाँ, तकनीक ने पहुंच की बाधा को हटा दिया है। अब जानकारी की कमी या प्रक्रिया की जटिलता कोई बहाना नहीं हो सकता। हर किसी के पास मौका है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, सबसे बड़ी सीख ये है कि दरवाजे के अंदर कदम रखने से पहले ये जानना जरूरी है कि अंदर चलना कैसे है। सिर्फ दरवाजा खुल जाने से मंजिल नहीं मिल जाती। और यहीं पर ये जानकारी हमें एक बहुत ही दिलचस्प और प्रैक्टिकल सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सिर्फ प्रक्रिया बताकर खत्म नहीं हो जाती, बल्कि ये अगले तार्किक कदम की ओर इशारा करती है। हाँ, बिल्कुल। सोर्स के अंत में एक सवाल पूछा गया है जो सोचने पर मजबूर करता है, और शायद ये अगले गहरे विश्लेषण का विषय हो सकता है। सवाल ये है, 500 रुपए से सीखने की शुरुआत कैसे करें? ये एक बहुत शक्तिशाली सवाल है,
क्योंकि ये दो सबसे बड़े मिथकों को तोड़ता है। अच्छा। पहला कि निवेश के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है, और दूसरा कि सीखना एक सैद्धांतिक चीज है। ये सवाल सीखने को प्रैक्टिकल बनाता है। ये कहता है कि आप एक बहुत छोटी, लगभग नगण्य रकम से शुरुआत कर सकते हैं। और ये सवाल कैसे करें पर जोर देता है, न कि कहाँ करे पर। ये प्रक्रिया से ज्ञान की ओर एक सुंदर बदलाव है। जब हम कहते हैं कि 500 रुपए से कैसे सीखें, तो इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि 500 रुपए लगाकर 5000 कैसे बनाएं। नहीं, इसका मतलब है कि आप उन 500 रुपयों को अपनी ट्यूशन फीस समझें। ट्यूशन फीस। हाँ, आप किसी ऐसी कंपनी का 1 या 2 शेयर खरीदें जिसे आप रोज देखते हैं या इस्तेमाल करते हैं। आपका बैंक, आपकी पसंदीदा बिस्किट बनाने वाली कंपनी, या जिस कंपनी का आप सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ताकि आप उस निवेश से एक जुड़ाव महसूस कर सकें। बिल्कुल। जब आपका पैसा, चाहे वो 500 रुपए ही क्यों ना हो, किसी कंपनी में लगा होता है, तो आप अचानक उस कंपनी से जुड़ी खबरों पर ध्यान देने लगते हैं। जब बाजार गिरता है और आपके 500 रुपए 480 हो जाते हैं, हाँ। तो आप पहली बार महसूस करते हैं कि जोखिम का असल मतलब क्या होता है। आप सीखते हैं कि शेयर की कीमत हर दिन क्यों बदलती है। आप बाजार की भाषा, उसके उतार चढ़ाव को महसूस करना शुरू करते हैं। पहला, सबसे छोटा, सबसे सुरक्षित कदम क्या हो सकता है? सिर्फ 500 रुपए से कोई बाजार को समझना कैसे शुरू कर सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जो हर नए निवेशक को खुद से पूछना चाहिए।